हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक हैलोजन डेरिवेटिव के 5 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने 5 लेक्चर जो हैं वो अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उनको देखेंगे, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, इससे पहले जो 5 लेक्चर हमने डिस्कस किए उनको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन। नंबर 2 लेक्चर के अंदर हमने देखा था नेमिंग का। नेमिंग के अंदर हमने IUPAC मेथड भी देखा था और रूट पद्धति देखी थी। नंबर जो 3 लेक्चर था हमारे पास, उसके अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, बनाने की विधियां, ठीक है। बनाने की विधियां देखी थी हमने नंबर 3 लेक्चर में और नंबर 4 में। और नंबर 5 जो लेक्चर था हमारे पास, उसके अंदर हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को या रासायनिक गुणों को, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया है अब चैप्टर का, ठीक है। हम चैप्टर के अंदर थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है रिएक्शंस, इसके बारे में जो एल्किल हैलाइड जो रिएक्शन शो करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहली जो रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन जो शो करते हैं हमारे हैलोजन डेरिवेटिव, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसकी है? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। आप लिख भी सकते हैं इस बात को। जो आपके पास एक हैलोजन परमाणु आपको जुड़ा हुआ मिलेगा एल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव जो है उनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पहला हम पढ़ने जा रहे हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है SN1। इस नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये अभिक्रिया। अब बात करते हैं, जो आपने हेडिंग लगाई हुई है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस बात का मतलब क्या है? तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन देखने को मिलेगा। किसका? नाभिक स्नेही का। कहने का मतलब ये है कि पहले से जुड़ा हुआ नाभिक स्नेही आपको बाहर निकलता हुआ नजर आएगा और नया नाभिक स्नेही जो है वो जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो उसको हम क्या बोल देंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ऑलराइट, एक अणुक का क्या मतलब है ये बात आपको आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम समझते हैं एक बार ब्रीफली। तो एक अणुक का मतलब ये है कि जो रिएक्शन जो प्रोसीड होगी उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS जिसको बोलते हैं, या अभिक्रिया निर्धारक पद जो होता है, उसमें केवल एक अणु भाग लेता है। तो उसको क्या बोला जाता है? एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं, इसकी डिटेल स्टडी हम करते हैं, ठीक है। तो SN1 जो है वो एक अणुक द्विपद प्रक्रम है। इस बात को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। SN1 जो है, इस 1 का मतलब ये होता है कि ये एक अणुक है या यूनिमोलिकुलर इसको बोला जाता है। SN1 एक अणुक द्विपद प्रक्रम है, अर्थात अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेता है, ठीक है। तथा अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। लेकिन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है RDS है, मैं समझाऊंगा भी RDS का मतलब क्या होता है। वेग निर्धारक पद है, उसमें केवल कितना अणु भाग लेता है? एक। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिमोलिकुलर या SN1 इसको कहा जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन या कार्बोधनायन का निर्माण होता है। कहने का मतलब कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोधनायन बनता है, चूंकि कार्बोकेटायन जो है उसके स्थायित्व का क्रम क्या होता है? निम्न होता है। कौन सा ऑर्डर होता है कार्बोकेटायन का? हम पढ़ भी चुके हैं, आप जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो सबसे आगे कौन आता है? 3 डिग्री, उसके बाद कौन आता है? 2 डिग्री, उसके बाद आता है 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटायन। अतः SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम क्या होता है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर होने जा रहा है। और इसके पीछे क्या रीजन होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है, ताकि आपको बात जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है हमारे पास, उसकी रिएक्शन में करवाऊंगा किससे? जलीय KOH से। ये मैंने KOH ले रखा है, ये जलीय है, ठीक है ना। इसके ब्रैकेट में आपको AQ लिखा हुआ मिल सकता है। AQ का मतलब एक्वस। ये हमारे पास तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नाम आप मेंशन कर लेंगे। यहां से मैंने रिएक्शन करवाई तो यहां से KCl एलिमिनेट हो जाता है और ये बन जाता है हमारे पास तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ और डिस्कस करूंगा। तो ये 2 पदों में संपन्न होती है, ध्यान से देखेंगे। इसको मैंने कह दिया है प्रथम पद, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। तो इस पद में क्या होता है? एल्किल हैलाइड का अणु जो है वो आयनीकृत होकर कार्बोधनायन बनाता है।
ये आपके पास कोई भी एल्किल हैलाइड है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने R ले रखा और यहाँ पे X ले रखा, कोई भी हो सकता है एल्काइल समूह, यहाँ पे X भी कोई हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। ये स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है। यहाँ से एल्काइल समूह आपको मिलता है जिसपे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब देखें जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं उसमें ये स्टेप कैसे होगा। तो प्रथम पद में मध्यवर्ती कार्बोधनायन के स्थायित्व, प्रथम पद में प्राप्त मध्यवर्ती जो है वो कार्बोधनायन के स्थायित्व पर तथा विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। ऑलराइट, तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग के अंदर पढ़ाया था फिजिकल प्रॉपर्टी, वहां पे मैंने अभिक्रियाशीलता का क्रम भी लिखवाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, मैंने वहां पे एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम भी लिखवाया है। पहली बात तो उस पर निर्भर करता है जो पहला स्टेप होता है, ध्यान से समझना। और नंबर 2 जो बात जिस पर निर्भर करता है वो किस पे होता है, कार्बोधनायन के स्टेबिलिटी पे। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा तो स्टेप जो है वो जल्दी होगा। ठीक है, और अगर आपके पास क्या हो, एल्किल हैलाइडों की जो रिएक्टिविटी है उसका आपको और ऑर्डर कंपेयर करने को मिल जाए तो उस पर भी निर्भर करता है, 2 बातों पे निर्भर करता है। तो यहां से क्या एलिमिनेट हो रहा है, Cl। आपको पता है कैसा क्लीवेज होगा, यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, विस्मांस विखंडन होगा। इस बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे आप, Cl के ऊपर, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। यहां से बॉन्ड पूरी तरह टूट गया, कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या निकल गया, Cl-। ये कार्बोकेटाइन जो बना है ये कितने डिग्री बना है, 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपको पता है कि अगर आपको रेट कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया जाए, आपसे कहा जाए एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, कहां पर SN1 रिएक्शन फास्ट होगी, तो आप क्या बताएंगे, 3 डिग्री में होगी। क्यों होगी 3 डिग्री के अंदर, क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या है, मोर स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। और जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है, ठीक है, या आसानी से बनता है, ये भी कह सकते हैं आसानी से बनता है, वहां पे रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, 3 डिग्री जो है उसमें क्या होगी, फास्ट होगी। फिर उससे कम किसमें, 2 डिग्री में, और सबसे कम 1 डिग्री में। तो आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। नाभिक नहीं, पहले जो नाभिक नहीं जुड़ा था वो क्या हो गया, बाहर। ये भाई नाभिक नहीं है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑलराइट, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो इस पद में प्रथम पद से प्राप्त कार्बोधनायन पर नया नाभिक नहीं आक्रमण कर नया प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। ये नया नाभिक नहीं क्या आया है आपके पास, OH-। ये OH- कहां अटैक कर जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट स्टेप होगा। समझ गए बात को। तो ये OH कहां जुड़ गया, इस कार्बन पे। ये क्या बन गया आपके पास, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये थी आपके पास क्या, SN1 अभिक्रिया। अब बात करते हैं कुछ नई और इंटरेस्टिंग बात जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि इस अभिक्रिया में स्लो स्टेप जो है, अर्थात वेग निर्धारित पद में क्रिया कारक का एक अणु भाग लेता है, अतः अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि रिएक्शन 2 पदों में संपन्न होती है, अतः इसे एक अणुक द्विपद प्रक्रम कहते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को। अगली जो बात वो है ये है, ध्रुवण घूर्णन या प्रकाशिक समावेवी एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन रेसमीकरण विन्यास के साथ संपन्न होती है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एल्किल हैलाइड है जो ऑप्टिकल एक्टिव है, प्रकाशिक, या जिसको ये कहें कि प्रकाशिक समावेवी है, या आपके पास ध्रुवण घूर्णन है, तो ये जो रिएक्शन है वो किसके साथ संपन्न होती है, रेसमीकरण विन्यास के साथ। इस बात का मतलब क्या होता है, वैसे तो हम डिटेल स्टडी इसके बारे में कर लेंगे, हमारा जो चैप्टर है सिलेबस के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं त्रिविम रसायन, हमारे सिलेबस में चैप्टर आप देख भी सकते हैं, वहां पे मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, एल्किल हैलाइड प्रकाशिक समावेवी होंगे, या ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, या ध्रुवण घूर्णन होंगे, जिनके अंदर ध्रुवण घूर्णन का गुण पाया जाएगा, तो जिनके अंदर क्या हो, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। ठीक है, कायरल सेंटर का मतलब ये है कि ऐसा कोई कार्बन परमाणु हो जिसकी चारों वैलेंसी जो है वो अलग अलग ग्रुप से या अलग अलग परमाणुओं से सेटिस्फाई होती हो, तो वो क्या होगा, कायरल होगा। ठीक है ना, तो उसके बारे में डिटेल स्टडी हम कर लेंगे उसी चैप्टर के अंदर, जहां पे हम पढ़ेंगे त्रिविम रसायन। अब बात करते हैं इसके ऑर्डर की, ठीक है ना, इसकी अणु संख्यता की। अणु संख्यता का मतलब ये है कि अणुओं की कितनी संख्या है जिस पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है। तो हमारे सिलेबस के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, अगर आपने चैप्टर जो मैंने सिलेबस बताया था उसमें अगर आपने देखा हो केमिकल काइनेटिक्स, या हिंदी में इसका नाम आपको मिलेगा रासायनिक बल गतिकी। इसके अंदर हमें यही चेक करते हैं इस चैप्टर के अंदर
कि कौन सी रिएक्शन जो है उसका रेट कम है और कौन सी रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, कौन सी रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। उसका मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया का जो वेग निर्धारण पद है उसके अंदर कितने अणु भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितने अणु भाग ले रहे हैं, केवल एक अणु। किसका एक अणु भाग ले रहा है, एल्किल हैलाइड का, जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था, इसी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको अभिक्रिया का वेग लिखना पड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Rx के। समझ गए बात को, ठीक है। इस बात को मैं समझाऊंगा डिटेल के अंदर, एक चैप्टर जो है रासायनिक बलगति, वहां पे भी हम अध्ययन करते हैं। अभी आप याद रखेंगे अभिक्रिया का वेग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Rx के। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग क्या होगा, उतना ही ज्यादा। ये आपकी SN1 होती है कंप्लीट। अब हम चलते हैं SN2 पे। तो नंबर 2 आपके पास है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसको बोला जाता है SN2। ठीक है, तो SN2 जो नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे अब कितना हो गया, 2। इसका मतलब यहाँ पे कितने अणु भाग लेंगे, 2। यह द्विअणुक एक पद प्रक्रम है। यहाँ पे स्टेप एक होगा, लेकिन यहाँ पे अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। अर्थात अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, जबकि अभिक्रिया का वेग 2 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। SN2 रिएक्शन में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इस बात को आप अंडरलाइन करेंगे, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। SN2 रिएक्शन जो है वो एल्किल हैलाइड में देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग जो है वो कितने अणुओं की सांद्रता पे निर्भर करेगा। एक तो आपके पास एल्किल हैलाइड, उसकी सांद्रता पे निर्भर करेगा, और दूसरा कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। 2 अणु ऐसे हैं जिनकी सांद्रता पे अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा। ये भी मैं समझाऊंगा कैसे करेगा। आगे बढ़ते हैं। SN2 रिएक्शन में संक्रमण अवस्था बनती है, अतः SN2 रिएक्शन के प्रति एल्किल हैलाइड का क्रम निम्न प्राप्त होता है। सबसे आगे CH3X, यहाँ पे CH3 CH2X, या आप इन दोनों को क्या कह सकते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा वो कितने अदर कार्बन से अटैच है, केवल 1 से। तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। उसके बाद कौन आ गया, 2 डिग्री, और उसके बाद कौन आ गया, 3 डिग्री। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, चेंज। क्यों हो गया चेंज, इसका भी मैं रीजन समझाऊंगा आपको। तो मैथिल क्लोराइड जो है उसकी जलीय केओस से मैं अभिक्रिया करवाता हूं, तो मेरे पास आता है मेथेनॉल। ये आपके पास मैथिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आपने किससे करवा दी, एक्वस KOH से। समझ गए बात को, यहां से क्या बाहर निकल गया, KCl। तो ये क्या बन गया आपके पास, मेथेनॉल। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आयनन होता है KOH का। जो जलीय KOH आप ले रहे हैं वो किस में टूटता है, K+ और OH- में। ये आपके पास क्या आ गया, नाभिक स्नेही। OH- क्या है, नाभिक स्नेही। क्योंकि आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, पुराना वाला नाभिक स्नेही बाहर जाएगा और नया नाभिक स्नेही अंदर आएगा। अब आप बात करते हैं किसकी, एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड हमारे पास क्या है, CH3Cl, मैथिल क्लोराइड। यहाँ पे Cl क्या है, नाभिक स्नेही। ये है पुराना नाभिक स्नेही, या आप इसको लिविंग ग्रुप भी कह सकते हैं, LG, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब बाहर निकलने वाला। और नया नाभिक स्नेही कौन है, OH-। अब OH- जुड़ेगा और पुराना नाभिक स्नेही Cl क्या हो जाएगा, यहां से एलिमिनेट। समझ गए बात को। अब होता क्या है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट क्यों बनती है, मैंने इसको खोल के लिख दिया। ये कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3, 1, 2 और 3, और इसके साथ एक क्या लगा हुआ है, Cl। यहां से Cl जो है उसको मैंने डॉटेड लाइन से लिखा, कहने का मतलब Cl यहां से बाहर निकल रहा है, कार्बन और Cl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब OH- जो है वो कार्बन पर अटैक कर रहा है। तो OH और OH के ऑक्सीजन और CH3 के कार्बन के बीच तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो ये साइमल्टेनियसली होते हैं, कहने का मतलब है साथ साथ होते हैं। कार्बन और Cl का बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो बन रहा है। तो इसको बोला जाता है संक्रमण अवस्था। ना पूरी तरह ये टूटा है और ना पूरी तरह ये बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। तो यहाँ से जब लास्ट में Cl पूरी तरह बाहर निकल जाएगा तो ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3OH की। लास्ट में आप दिखा सकते हैं K+ जो है वो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप के अंदर K+ बना था वो Cl- को ले जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, KCl का। ये मेंशन करना जरूरी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। मेन स्टेप जो होता है वो यही होता है। तो यही एक पद है जिसके अंदर ये पूरी रिएक्शन संपन्न होती है। समझ गए बात को। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऑर्डर में सबसे आगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्यों आता है। अब आप सपोज कीजिए अगर यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, अगर मैं 1 डिग्री नहीं लेता, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, मैं 3 डिग्री ले लेता हूँ। ये कार्बन इसके साथ एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरा CH3 यहाँ रहेगा, तीसरा CH3 यहाँ रहेगा। तो इस कार्बन के ऊपर इन CH3 समूहों के कारण क्या बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। क्योंकि ये CH3 समूह क्या होता है, बड़ा समूह होता है, बल्कि होता है।
तो जुड़ने वाला OH माइनस जो है वो उतना तेजी से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये OH माइनस है और यहाँ पे CH3 समूह क्या है, बड़े बड़े समूह हैं, तो इस कार्बन को घेरे हुए हैं। तो जितना बढ़िया अटैक 1 डिग्री के अंदर होगा उतना बढ़िया अटैक 3 डिग्री में नहीं होगा, क्योंकि प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा 3 डिग्री में, इसलिए OH उतना बढ़िया अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए स्टेप जो है या रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रीजन है 1 डिग्री के आगे आने का। अब बढ़ते हैं आगे हम। अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया के मंद पद में अर्थात वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के 2 अणु भाग लेते हैं, ठीक है। अतः रिएक्शन का वेग 2 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए द्विअणुक एक पद प्रक्रम कहते हैं। वेग निर्धारक पद जो है जिसकी बात हम कर रहे हैं, इस स्टेप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु, मेथिल क्लोराइड का एक अणु है और एक न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। तो कितने अणुओं की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है वेग, 2 अणुओं की सांद्रता पे। यही बात मैंने आपको समझाई है। अब बढ़ते हैं आगे। SN2 रिएक्शन में उत्पाद जो है, उत्पाद का विन्यास जो है वो अभिकारक के विन्यास के विपरीत होता है, जिसे प्रतिलोमन या वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। अंडरलाइन कर लें भाई, जितने स्टार लगाना चाहते हैं लगा ले, 5 स्टार 10 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात D समावेवी से L समावेवी तथा L समावेवी से D समावेवी प्राप्त होता है। अब ये D और L क्या चक्कर है सर, तो D और L टर्म जो है वो भी कहाँ पढ़ी जाती है, त्रिविम, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है ना, त्रिविम रसायन जो चैप्टर है हमारे सिलेबस के अंदर, उसको जब पढ़ेंगे वहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या होते हैं D और L। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर अब हर बात पे आप ये बोल देते हैं मैं आगे समझाऊंगा। तो देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो या केमिस्ट्री की अगर स्पेशली बात करूं मैं, तो चैप्टर जो है, टॉपिक्स जो हैं वो इंटरकनेक्ट होते हैं। बेहतर ये होता है कि किसी बात को आप वहां समझे जहां पे उस बात का ओरिजिन है, तो वहां तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात इनके बारे में बताऊंगा D और L क्या होते हैं। तो 2 प्रकार के आपको D और L लिखे हुए मिल सकते हैं, एक तो D या L ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, एक D और L कैपिटल लिखा हुआ मिलेगा। दोनों में डिफरेंस होता है और उसी चैप्टर में दोनों आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो वो छोटे D और छोटे L का तो मतलब होता है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश जो है, समतल ध्रुवित प्रकाश, अगर आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स के अंदर पढ़ा हो, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, उसको घुमाने के आधार पे दाईं तरफ घुमा रहा है या बाईं तरफ घुमा रहा है, ठीक है। कंपाउंड जो है वो PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को दाईं तरफ घुमा रहा है या बाईं तरफ घुमा रहा है। तो अगर दाईं तरफ घुमाता है तो D और अगर बाईं तरफ घुमाता है तो L। समझ गए बात को। तो ये तो हो गया D और L, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने के आधार पर कोई कंपाउंड को आप D और L बोलते हैं। और कैपिटल D और L जो बताता है वो बताता है विन्यास को, किसी भी कार्बन एटम के ऊपर समूह का विन्यास क्या है वो क्या बताता है, कैपिटल D और कैपिटल L। तो ये बात स्टीरियो केमिस्ट्री की है, वहां पे मैं और आपको बढ़िया तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैंने आपको बता दिया है जो D और L के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो SN1 और SN2 हमारी होती है यहाँ पर खत्म, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शंस, तो आपको चाहिए कि आप इनको बढ़िया तरीके से तैयार करें। और कहीं पे आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को पर्सनली या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या व्हाट्सएप के ऊपर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर मेंशन करें। और एक IUPSC नेम जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे एक IUPSC मेथड के अंदर शायद एग्जाम्पल नंबर 8 या एग्जाम्पल नंबर 9 है, तो उसको आप चेक करना, उसका नाम जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो आप उसको करेक्ट करेंगे, आप चेक करेंगे खुद से ही और उसको करेक्ट करेंगे। ऑलराइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।